India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार सरकार को जातिगत गणना को चुनौती मामले में फिलहाल मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार। कहा, अब बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। पटना हाई कोर्ट के फैसले की जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय। हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आईपीएस संजय कुंडू। अदालत ने निष्पक्ष जांच के दिए आदेश। जांच पूरी होने तक वर्तमान डीजीपी और कुंडू को ट्रांसफर करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती। वादी ने कहा, मौजूदा चुनाव पैनल से चुनाव आयोग की स्वायत्तता प्रभावित होगी। सीजेआई को नियुक्ति पैनल में रखने की मांग। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में जातिगत गणना मामले पर सुनवाई हुई। बिहार जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि सर्वे के डेटा का वर्गीकरण करके ये डेटा आम जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये सर्वे है, जनगणना नहीं। बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में बिहार जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। अब बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। अब बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सर्वे के बजाय हमारी चिंता डाटा को लेकर ज्यादा है, क्योंकि सर्वे के डाटा का वर्गीकरण करने के बाद इसे आम जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सर्वे का डाटा प्रकाशित हो चुका है। उस आधार पर ही आरक्षण 50 से बढ़ाकर करीब 70 कर दिया गया है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हम मामले में अंतरिम राहत के लिए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम 29 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में मामले को सुनवाई पर लगाएंगे। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे किया है, इसे जनगणना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जनगणना या उस जैसी प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही है। दरअसल एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से अन्य की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जातिगत जनगणना कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है। बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका में ये तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जाति की जनगणना करने के लिए जारी अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।
संविधान के प्रावधानों के अनुसार केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना करने का अधिकार है। बिहार सरकार ने अक्टूबर में 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले अपने विवादास्पद जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक कर दिया था। जनगणना से पता चला कि अन्य पिछड़े वर्गों या ओबीसी में राज्य की 63% आबादी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से लाए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में नियुक्ति करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, कैबिनेट मंत्री के अलावा चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 28 दिसंबर की गजट अधिसूचना रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया। नियमित प्रैक्टिस करने वाले याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र और पारदर्शी चयन प्रणाली लागू करने, मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तटस्थ समिति का गठन करने और चयन पैनल में प्रधान न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की। चयन समिति से सीजेआई को विवादास्पद तरीके से हटाने पर चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर कथित कार्यकारी अतिक्रमण के लिए चुनाव आयुक्तों के कार्य को आलोचना का सामना करना पड़ा था। विधेयक की आलोचना करने वालों ने तर्क दिया कि इस कदम से चुनाव आयोग की संस्थागत वैधता कम हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के मार्च के फैसले के विपरीत है। पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति की आवश्यकता पर बल देते हुए चयन प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करने का आदेश दिया था। किसी फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के संसद के संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाते हुए, खासकर जब पिछला फैसला संविधान पीठ से आया हो, जिसमें भारत संघ को एक तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति का गठन करके चयन की स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया गया था। उसी के मद्देनजर वर्तमान याचिका में अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 28 दिसंबर से जारी गजट अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई, जिसमें सीजेआई शामिल नहीं थे। और उधर सुप्रीम कोर्ट आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू द्वारा हिमाचल प्रदेश के पुलिस जनरल डायरेक्टर के पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका का उल्लेख किया। सीनियर वकील ने कहा कि मामला असाधारण है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अधिकारी को ने बिना ही आदेश पारित कर दिया। सीजेआई शुरू में सूचीबद्ध मामलों के पूरा होने के बाद मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुए। बाद में रोहतगी के अनुरोध पर सीजेआई याचिका को कल सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। ये मामला 26 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता को कांगड़ा जिले के निवासी द्वारा धमकी का आरोप लगाते हुए की गई आपराधिक शिकायत पर अदालत की स्वतः संज्ञान कार्यवाही के आलोक में किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए डीजीपी के मौजूदा पद से ट्रांसफर का आदेश दिया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में आज तक हमारे पास उपलब्ध सामग्री के आलोक में हम संतुष्ट हैं कि मामले में हस्तक्षेप करने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं। न्याय के हित में और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए और न्याय न केवल
किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए कि सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि यह वांछनीय होगा कि वर्तमान पदाधिकारी पद संभालें। पुलिस जनरल डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश और प्रतिवादी नंबर 2 दोनों को अन्य पदों पर ट्रांसफर किया जाए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जांच हो। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सरकार ने हटा दिया था। कारोबारी से विवाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने डीजीपी को ट्रांसफर कर दिया, जिससे चुनौती दी गई है। और उधर संसद से पारित 3 नए कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके हैं। हालांकि तीनों कानूनों में खामियों का दावा किया जा रहा है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर तीनों कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। इन कानूनों के लागू होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चले आ रहे 125 साल से अधिक पुराने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट को बदला गया है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि नए कानूनों में कई खामियां और विसंगतियां हैं। आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तुरंत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन कानूनों से भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, संसद से तीनों कानूनों को बिना किसी बहस के पारित किया गया, जबकि विधेयकों को पारित किया गया उस समय अधिकांश विपक्षी सदस्य निलंबित थे। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून कहीं अधिक कठोर हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार ब्रिटिश कानूनों को औपनिवेशिक और कठोर माना जाता था, अब भारतीय कानून उससे भी अधिक कठोर हैं। पुलिस हिरासत के प्रावधान का उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, 15 दिनों से लेकर 90 दिनों और उससे अधिक अवधि तक हिरासत में रखने की ताकत देने से पुलिस यातना बढ़ने का खतरा है। ये चौंकाने वाला प्रावधान है। और उधर केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लागू किया। केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। आइए विस्तार में नए हिट एंड रन कानून के बारे में इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं। हिट एंड रन लॉ क्या है? नए कानून व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता जो कि भारत में लाए गए हैं, जिनको 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके अंदर हिट एंड रन लॉ में बदलाव लाए गए हैं। जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और किसी को मार के चले जाते हैं, उनकी सजा को बढ़ा के 2 साल से 10 साल कर दी गई है। साथ में 7 लाख की पेनल्टी कर दी गई है। बस और ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं। उनका कहना है इस लॉ के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति को अनदेखा किया गया है। अगर उनके पास इतने फाइन भरने के पैसे होते तो वो ट्रक और बस नहीं चला रहे होते। आधे से ज्यादा ड्राइवर्स ने गाड़ी लोन पे ले रखा है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच लागू करने के लिए प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में एक याचिका पर सुनवाई
हो रही थी, जिसमें ट्रेन हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का मुद्दा उठाया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि वो अपनी याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को सौंपे। वहीं पीठ ने मामले को 4 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने अदालत से कहा कि ये याचिका सार्वजनिक सुरक्षा उपायों का मुद्दा उठाती है। पिछले वर्ष जून में ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा एक सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई थी ताकि ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सके। बावजूद इसके पिछले वर्ष में ट्रेनों से जुड़े कई हादसे हुए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि क्या इस बारे में कोई कवायद की गई है कि कवच प्रणाली को पूरे भारत में लागू करने पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। हर चीज का वित्तीय पहलू से सह संबंध होता है, क्योंकि अंततः इसका बोझ यात्रियों पर डाला जाएगा। याचिका में रेलवे प्रणाली में जोखिम और सुरक्षा मापदंडों का विश्लेषण और समीक्षा करने समेत कई सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तकनीकी सदस्यों से युक्त विशेषज्ञ आयोग गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि कवच प्रणाली जल्द से जल्द लागू न करने के चलते बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट एग्जाम के खिलाफ तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि अभियान के परिणाम स्वरूप स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं क्योंकि उन्हें नीट एग्जाम का सामना करना पड़ सकता है, जस्टिस कांत ने कहा, सौभाग्य से अब हमारे पास एक बहुत ही जागरूक पीढ़ी है। हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं, वो हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं, इसलिए वो सब कुछ समझते हैं कि मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। बेंच ने कहा कि नीट प्रतियोगी एग्जाम जो अखिल भारतीय आधार पर आयोजित किया जाना है और ये अभियान से प्रभावित नहीं होगा। वकील एमएल रवि द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट एग्जाम की अनुमति दिए जाने के बावजूद डीएमके स्कूलों में हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। इसमें आरोप लगाया गया कि अभियान के दौरान स्कूली स्टूडेंट को नीट एग्जाम के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि ये अभ्यास स्टूडेंट के माता पिता की अनुमति के बिना हो रहा है। आगे दावा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल विरोध कर सकता है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा अधिकार स्कूल में और उन स्टूडेंट के साथ नहीं दिया जा सकता जिनके पास मतदान का अधिकार भी नहीं है। जनहित याचिका में कहा गया कि स्कूल परिसर में ऐसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि हस्ताक्षर अभियान उस स्टूडेंट को परेशान कर सकता है जिन्हें नीट एग्जाम का सामना करना पड़ता है। सत्तारूढ़ दल होने के नाते डीएमके को नीट के खिलाफ स्टूडेंट से हस्ताक्षर करवाने के लिए स्कूल परिसर में प्रवेश करने का अनुचित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उधर यौन रुझान उजागर होने पर नौकरी से बर्खास्त ट्रांसजेंडर महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, यूपी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। दरअसल ट्रांसजेंडर महिला को पहले यूपी फिर गुजरात में उसकी जेंडर आइडेंटिटी खुलासा होने की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। महिला को 2 राज्य के निजी स्कूलों से बर्खास्त होने के बाद
दाखिल याचिका में कहा गया कि अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बजाय मजबूरन वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता की शिकायत ये है कि उसकी लिंग पहचान उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो 2 अलग अलग उच्च न्यायालयों में अपने उपचार को आगे नहीं बढ़ा सकती है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि उसे उत्तर प्रदेश में नियुक्ति का पत्र दिया गया था, लेकिन वो केवल 6 दिन के लिए वहां पढ़ा सकती थी। अदालत को बताया गया कि गुजरात में भी उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 4 सप्ताह बाद जवाब देने योग्य नोटिस जारी करने से पहले कहा, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.